टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के कुछ तथ्य पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया था। वही डाल्टन ने जब हमारे पास पॉइंट्स रखे थे किसके बारे में, परमाणु के बारे में, तो डाल्टन ने ये बताया कि जो हमारे पदार्थ हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यानी जो मतलब हमारे पास जितने भी आसपास पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं या पेन यूज़ कर रहे हैं या फिर ठीक है फ़ोन यूज़ करते हैं, वो सभी या फिर मतलब जो भी चीज़ है हमारे आसपास वो सभी क्या है, परमाणुओं से निर्मित होती है। और जो परमाणु हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसके भाग लेने का भी क्या रीज़न है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, वो फ्री स्पेस में नहीं रह सकता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में उसको भाग लेना रहता है। वो इसलिए कहते हैं अणु के रूप में या फिर मतलब पदार्थ के रूप में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तत्व के रूप में रह सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आ जाता है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ठीक है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का मतलब होता है कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब एक पदार्थ का ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसको तोड़ा ना जा सके, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं या तो यानी ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पास परमाणु होते हैं वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, मतलब ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, जो वेट होता है और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, मतलब जो सेम तत्व होते हैं उनके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। ठीक है, वहीं जस्ट इसका अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, मतलब जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों ही अलग अलग होते हैं। यानी मान लो एक हमने क्या ले लिया, एक हमने लोहा ले लिया, एक हमने स्टील के थे कॉपर ले लिया। दोनों के अगर परमाणुओं को हम देखें तो उनके द्रव्यमान और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कहने का मतलब ये था। ठीक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक हमने अभी लास्ट टाइम मतलब डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि यौगिक क्या होता है, कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। तो ये क्या है, जब भी हमारे पास परमाणु होंगे वो मतलब एक तो पूर्ण संख्या में सहयोग करके, मतलब निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट में क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, मतलब यौगिकों में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं कि उसे मतलब यौगिक में कौन कौन से परमाणु आएंगे, कितनी संख्या में रहेंगे। ठीक है, वो सब पहले से ही निश्चित होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, आज मेरे भाई जूम हो जा, इसको इधर कर देते हैं। परमाणु क्या है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे कोई पदार्थ बनता है। ठीक है, परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे कोई पदार्थ बनता है, जिसकी रिपीटेशन से कोई पदार्थ बनता है। जैसे कि अगर हम घर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें घर में हम कहते हैं रेत का जो कण मानेंगे। ठीक है, जो रेत का कण है उसको हम क्या मानेंगे, परमाणु मानेंगे, यानी उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये लिया था। अब रेत का मतलब जो सबसे छोटी इकाई है उसको जब तोड़ा नहीं जा सकता तो दैट इज कॉल्ड एटम ऑफ द हाउस। ठीक, तो परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। ठीक है, देखो भाई, परमाणु बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत हमारी कल्पना से भी छोटा होता है। ठीक, इसको सरलतापूर्वक तोड़ा नहीं जा सकता है, वो सॉरी सरलतापूर्वक देखा नहीं जा सकता, इसको हम इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसको हम इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। अब जो मतलब हमारे पास कहते हैं परमाणु है, उसकी त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि परमाणु त्रिज्या है क्या। हमारे पास जो होता है परमाणु इस तरीके से गोल होता है। ठीक है, एक तरह से हम उसकी संरचना को गोल मान लेते हैं, उसके सेंटर में नाभिक है।
ठीक है। अब नाभिक से, ठीक है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की दूरी, ठीक है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक। अब परमाणु त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। नैनोमीटर में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, पिकोमीटर में मापते हैं, ठीक है, पिकोमीटर में मापते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है, मतलब कुछ पदार्थों की परमाणु त्रिज्या दी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ है। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में अगर हम इसको बोलें तो इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, ठीक। जल के अणु की होती है 10⁻⁻9 मीटर, इसकी होती है 10⁻8 मीटर। रेत की हीमोग्लोबिन अणु जो हमारे अंदर खून में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और रेत के कण की होती है 10⁻4, ठीक है। और ये होती है चींटी की होती है 10⁻3 मीटर। ये त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है। और सेब की होती है 10⁻1 मीटर, ठीक। अब मतलब हम एक तरह से, मैंने अभी ये बात कही थी कि हमारे जो परमाणु के कण होते हैं, ठीक है, सॉरी, परमाणु जो होते हैं, तत्व के जो कण होते हैं, उनको हम इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों? माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर में देख पाते, ठीक है, और ये माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक। तो हाँ, सॉरी, ठीक है, इसको हम देखते हैं STM के द्वारा, ठीक है, STM के द्वारा, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक। इसके द्वारा मतलब इस समय हमारे पास ऐसी माइक्रोस्कोप यानी ऐसी सूक्ष्मदर्शी आ चुकी हैं जिसकी सहायता से हम क्या है, परमाणु को देख सकते हैं, ठीक है, परमाणु की लेयर को देख सकते हैं, ठीक। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब है कि ना के बराबर, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? तो देखो भाई, हमें इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हुआ है, यानी जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सभी किस चीज़ से बनी हुई है? परमाणुओं से बनी हुई है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, चाहे फिर वे हम देख भी सकें, ठीक। अब जैसे प्राचीन टाइम मतलब पुराने समय में क्या था, डाल्टन जो थे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा था, परमाणु के बारे में मतलब अपने तथ्य मतलब अपना अपने पॉइंट्स रखे थे, ठीक। जब इन्होंने क्या करा, जब मतलब बार बार इसको नाम देते थे तो उनको मतलब बहुत टाइम लगता था, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, कितनी बार हाइड्रोजन लिखेंगे, तो उन्होंने क्या करा, इनको तत्वों को प्रतीक दे दिए, ठीक है। तत्वों को क्या कर दिया, प्रतीक दे दिया कि हाँ भाई, इस प्रतीक से हम इस तत्व को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन का था ये पॉइंट जैसा, ठीक, कार्बन का ये रहा, ठीक, और फास्फोरस का ये रहा, कॉपर का C है, गोल्ड का G, प्लेटिनम का P, सीसा L, ठीक है, और लेड जिसे कहते हैं, सल्फर का S, वो सॉरी प्लस का साइन, ठीक है, इस तरीके से था। अब बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिए जो मतलब जो बर्जीलियस थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मतलब इन तत्वों का सुझाव दिया था, ठीक है, एक दो अक्षरों से। अब भाई इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो जब हम आधुनिक रासायनिक विज्ञान में आए तब हमारे क्या है, पदार्थों का सॉरी, ठीक है, तब हमारे पदार्थों का क्या हुआ, प्रतीक चेंज कर दिए गए। अब वर्तमान समय में IUPAC का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा। इस संस्था के द्वारा इस समय हमारे प्रतीक मतलब जो रासायनिक पदार्थ तत्व हैं उनके प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान की जाती है कि हम भाई इस प्रतीक से इस तत्व को देखेंगे, ठीक है। तो इस समय जैसे हमारे पास जो तत्व हैं उनको अधिकांशतः जितने भी तत्व हैं उनको उनकी लैटिन लैंग्वेज में जो है नाम होता है उनके कैपिटल लेटर से, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो छोटे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इनसे हम तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं उनकी शुरुआत के शुरू के 2 अक्षरों से या 1 अक्षर से, ठीक है।
जैसे कार्बन का है, कार्बन का हम सी से प्रेजेंट करते हैं। एच का है मतलब हाइड्रोजन का है, उसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे हीलियम है, अब पहले एच आ चुका है तो इसलिए हीलियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एच ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनका नाम क्या है, अलग है और प्रतीक अलग है। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया सिल्वर हो गया। सिल्वर का क्या है, एजी। ठीक है। तो उसका नाम क्या है, अर्जेंटम। ठीक है। उसका नाम क्या है, अर्जेंटम। ठीक है। या फिर हमारे पास सोडियम हो गया। सोडियम का नाम क्या है, नरेटम। ठीक है, वो सॉरी नेट्रियम। ठीक है, क्या नाम है, नेट्रियम। ठीक। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके नाम क्या है, अलग है, बट उनका प्रतीक हम अलग होता है। जैसे हमारे पास सोडियम का क्या था, नेट्रियम, और लेकिन हम उसे प्रदर्शित करते हैं Na से। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो सोडियम का जो लैटिन वर्ड में नेम है वो है नेट्रियम, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास जैसे Ag है, अर्जेंटियम। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से, यानी सिल्वर को। ठीक। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे क्लोरीन का हो गया हमारे पास Cl। ठीक है, जिंक का हो गया Zn। ठीक। जैसे अन्य तत्वों के प्रतीकों के लैटिन, जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज में उनके नाम से बनाया, जैसे जैसे लोहे का क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन होता क्या है, फेरम नाम होता है उसका। ठीक है, लैटिन वर्ड में जो होता है लोहे को हम फेरम कहते हैं, तो उसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक जो होता है Na होता है, तो उसको हम मतलब जो उसका लैटिन वर्ड में सोडियम का जो नाम है वो होता है नेट्रियम। ठीक है, तो नेट्रियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। ठीक है, पोटेशियम को हम प्रदर्शित करते हैं कैलियम से। ठीक है, कैलियम से, नेट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार तत्व का नाम एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक। तो यहाँ पर भाई कुछ प्रतीक दे रखे हैं, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है, Al। ऑर्गन का क्या है, Ar। ठीक है, बेरियम का क्या है, Ba। बोरान हो गया B। ब्रोमीन Br। कैल्शियम Ca। कार्बन C। क्लोरीन Cl। ठीक है, कोबाल्ट Co। कॉपर Cu। फ्लोरीन F। स्वर्ण Au। ठीक है, हाइड्रोजन H। आयोडीन I। आयरन Fe। शीशा Pb। इसको हम लेड भी कहते हैं। मैग्नीशियम Mg। नियॉन Ne। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। पोटेशियम K। सिलिकॉन Si। चांदी Ag। सोडियम Na। सल्फर S। यूरेनियम U। जिंक Zn। तो इनमें आपको मतलब ये मतलब एक तरह से आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई हम किस प्रतीक से हम किस पदार्थ तत्व को शो करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारे पास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी हमारे जो एटम, जो हमारे पास परमाणु है उसका द्रव्यमान। ठीक है, यानी जो वो द्रव्यमान शो कर रहा होता है। डाल्टन का स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति से समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिकों ने इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापना चाहा। ठीक है, मापने की ओर अग्रसर हो गए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने संयोग, ठीक है, जो रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग से यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना मुश्किल था, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारे यहाँ पर एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड को उदाहरण में लेते हैं। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ होता है, प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम तो उसमें कार्बन लिया गया और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 4/3 गुणा अधिक। ठीक है, 4/3 की गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है।
अब मान लीजिए कि हमारे परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु यानी सी, ठीक है, 6 नंबर पर जो आता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। तो कार्बन परमाणु को 1 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 म्यू निर्दिष्ट किया गया, ठीक। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम कहेंगे, द्वारा संक्षेप में लिखते थे, ठीक है। लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन में इसको म्यू, यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यू के द्वारा, ठीक। लेकिन द्रव्यमानों को इकाई को यथासंभव पूर्णांक और लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक था। कैसे कि हम इसकी तुलना किससे करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, एक मिनट, मतलब 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप, ठीक है, के संदर्भ में हम क्या कर लेते थे, सार्वभौमिक रूप से उसे स्वीकार किया गया, ठीक है, जो कार्बन 12 था उससे उसके कंपैरिजन करके, ठीक है। तो कार्बन 12 जो था हमारे पास समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान, एक मिनट, सॉरी, कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिखते थे। यानी कार्बन कार्बन का समस्थानिक था, ठीक है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, यानी 1/12वें भाग को मानक एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया गया। एटॉमिक मास यूनिट के रूप में हम उसको लेते थे, ठीक। और फिर उसके बाद कार्बन 12 जो था समस्थानिक, ठीक है, कि एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए, ठीक। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक फल विक्रेता है, ठीक है, जो फल बेच रहा है, वह एक तरबूज लेकर रहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, ठीक है। तो 12 इकाई है, तो कहने का मतलब क्या है कि 12 तरबूजी इकाई और 12 अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई, ठीक है। वह तरबूज के 12 बार टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचा जा रहा प्रत्येक फल द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष, ठीक है, यानी एक एक टुकड़े के सापेक्ष हमें बता रहा है, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, FMU, ठीक है, यानी फल द्रव्यमान इकाई के रूप में बेचता है, ठीक। तो इसमें भाई देखो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया, ठीक, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40, ठीक है। इस तरीके से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था कि परमाणु क्या है, अधिकांश तत्वों के, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो भी मतलब परमाणु है हमारे पास, तत्वों के परमाणु होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु किस में रहते हैं, अणु या आयन के रूप में, ठीक है। परमाणु अणु या आयन बनाते हैं और ये फिर उसमें क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये अणु और आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वे द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। हम देख पाते हैं ये और अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो मेन बात क्या है कि परमाणु अस्तित्व में कैसे रहता है, परमाणु कभी भी अस्तित्व में रहेगा तो उसे अणु या आयन के रूप में रहता है, ठीक है, अणु या आयन के रूप में। क्यों, क्योंकि वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।